नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शी फर्स्ट एम उत्तराखंड कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और करियर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, नवाचार और तकनीक कौशल विकसित करने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टेम में महिलाओं के लिए अवसर और समर्थन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तैयार है ना लीडरशिप देने के लिए? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? अभी सुबी जी ने इतना अच्छा भाषण दिया है यहाँ आप लोगों को, शर्मा जी ने, सब लोगों ने यहाँ पर। तो बोलिए जोर से कि हम लोग तैयार हैं देने के लिए लीडरशिप। आप लोग रेडी है? अब आया बजा। चलिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की, और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे लिए भी बहुत आज गर्व का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में, जहां हमारी 20 प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी होनहार बेटियां, उनको स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उनके करियर के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। वहीं हमारे बहुत जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, वहां भी साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं उनको आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज हम छात्राओं को करियर संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित क्यूरी चैटबॉट का शुभारंभ भी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इनमोवी विज्ञानशाला इंटरनेशनल, यूकॉस्ट एवं उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सहित सभी आयोजकों को, जिन्होंने भी इसका आयोजन किया है, उन सभी को साधुवाद देता हूं। आप लोग तैयार हैं ना लीडरशिप देने के लिए? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देती रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि बार बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा होना किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत करता है। धौलास के किए गए भूमि आवंटन और उन्होंने कहा कि इसका बड़ा उदाहरण बताया गया है और कहा कि इस मामले में पूरी जांच कराई जाएगी। यदि जांच में ये पाया गया कि भूमि का आवंटन नियमों के विरुद्ध किया गया है तो उस वक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सख्त नियमों के पालन और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश भी दिए। कहीं ये मंशा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मंशा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और मुख्य सचिव आनंद वर्धन मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र की तिथि पर मुहर लग सकती है और संभावना है कि 9 मार्च से आहूत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन में बजट सत्र आयोजित होगा। बैठक में नियमावली के में संशोधन, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास विभागों से जुड़े प्रस्ताव और चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर भी मंथन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की विस्तृत जानकारी भी दी।
पेमेंट ऑफ बोनस उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। मैं बताऊं, ये लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटी है टू टेक बैक द प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट। हमारा बोनस एक्ट 1965 का भारत सरकार का बोनस एक्ट होता है। जब कोविड के टाइम पे कैबिनेट द्वारा ये संशोधन प्रस्ताव किया गया है कि जब एम्प्लॉयर को सरप्लस होता है तभी बोनस दे होगा, बट बोनस एक्ट के मुताबिक अगर सरप्लस हो या सरप्लस ना भी हो, बोनस देना ही देना है। ये 1965 का बोनस एक्ट कहता है। कोविड के टाइम पे परिस्थिति वैसा हो गया था, उद्यमों को जब सब लोग नहीं थे तो शायद उस टाइम पे ये सोचा गया है जब सरप्लस होता है तभी लेबर को बोनस दिया जाना है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। 22 पदों के सृजन पे सहमति दी गई है। इसमें आपका पुलिस उपाधीक्षक का 1 पद है, ड्रग निरीक्षक के 2 पद हैं, निरीक्षक का 1 पद है, उप निरीक्षक के 2 पद हैं, मुख्य आरक्षी के 4 पद हैं, आरक्षी के 8 पद हैं और आरक्षी चालक के 2 पद हैं। कुल 22 पदों पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। 2022 में गठन हुआ था पूर्व में। जी, ये मुख्यालय स्तर पे होंगे। वो अभी उसको पहले एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए हमारा, उसके बाद कितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से विचार किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की प्रगति और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए और परियोजना निष्पादन में भी किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस बैठक के दौरान दिए गए। रेल परियोजना की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई, जहां संबंधित अधिकारियों को इसे लेकर दिशा निर्देश भी देते नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की प्रगति और आगे की कार्य योजना की चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए और परियोजना निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। इस बैठक के दौरान तो वहीं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम इठराना में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में नागरिकों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की। शिकायतों में प्रदीप सिंह ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की, जबकि बलवीर सिंह रावत की शिकायत में उनकी माता का प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। प्रशासन ने मामले की गहन जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले, बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान को बता दें जांच कर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां बसंत विहार क्षेत्र में गोलीकांड की घटना सामने आई है।
पुलिस के अनुसार 40 वर्ष के करीब अर्जुन शर्मा नामक व्यवसायी जो गैस एजेंसी चलाते थे, गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तुरंत दून अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार मृतक अर्जुन शर्मा टेबल टेनिस खेलने आए थे। प्रारंभिक जानकारी में मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ बताया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी पहुंचे। पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। उनको दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। सर, देखने को आ रहा है सर, दिन दहाड़े जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अगर पूर्व की भी घटनाएं देखें, काफ़ी दिन से लगातार ये घटनाएं देखने को मिली। सर, हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें या पौड़ी की बात करें, तो किस तरीके से आप पुलिसिंग के लिए तो वहीं इधर इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह रसातल में चली गई है। गोलीकांड के मामले पर आईसीसी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस का जो ये आरोप है आज एक बार फिर साबित हो गया। सुबह सुबह जिस प्रकार से प्रेस क्लब के बाहर सड़क में खुलेआम एक नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। उससे पहले पलटन बाजार में गुंजन की हत्या, उससे पहले ऋषिकेश के अस्पताल में युवती की हत्या, उससे हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर भंडारे में दिन दहाड़े गोलीबारी और उसमें 2 लोगों की हत्या। पूरे प्रदेश के अंदर राजधानी से लेकर के गढ़वाल संभाग, कुमाऊं संभाग, सब जगह जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, उससे एक बार फिर साबित हुआ है कि राज्य में पुलिस का खौफ अपराधियों के दिलो दिमाग से समाप्त हो गया है। पुलिसिंग समाप्त हो गई है, पुलिसिंग जीरो हो गई है। पुलिस किसी प्रकार से अपराधों को नियंत्रित करने में कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रही है। राज्य के अंदर चिंताजनक स्थिति है। अब दरोगा जी को सस्पेंड करते रहिए डीजीपी साहब, लेकिन राज्य में आपकी पुलिस का इकबाल लगभग समाप्त है। तो वहीं शारदीय कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने और 2027 कुंभ की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने नजीबाबाद मार्ग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात, सफाई, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने एनएच कंपनी को श्यामपुर बहादुराबाद बाईपास पर नीलधारा पार्किंग और सर्विस लेन निर्माण का काम तेज करने के भी आदेश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों का स्वागत फूल माला, जलपान और फल देकर किया और कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा को न्यूनतम रखा जाएगा। आज कांवड़ पटरी का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है। इस समय सर्दी जो कांवड़ है वो अपने पूरे पीक पे चल रहा है और इसके साथ ही आने वाले समय में कांवड़ यात्रा का और कुंभ के दौरान जो हमारी महत्वपूर्ण पार्किंग्स नीलधारा यहाँ पर बनाई जाती है, उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए गए हैं। आगामी कुंभ मेले को पूरी तरीके से बनाने के साथ साथ ट्रैफिक का और पार्किंग का अच्छा और उचित इंतजाम हो। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज बाईपास की ओर जाने वाले सोलानी पुल पर एक बार फिर गहरा गड्ढा बन गया है। ये एनएच
334 का अहम हिस्सा है, जिसे 4 साल पहले कुंभ मेले से ठीक पहले बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि गड्ढा निर्माण की घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार का परिणाम है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदारों पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। अगर समय रहते कदम उठाए गए तो ये गड्ढा सड़क और जनता के भरोसे के लिए खतरा बनेगा। तो वहीं आपको बताते चले, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश, साथ ही प्रशासन ने तुरंत गड्ढे को ठीक कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत मेला अधिकारी सोनिया ने बहादुराबाद क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धनौरी सिडकुल लिंक मार्ग पर पिथौरी रौ नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले, करीब 16,069.42 लाख रुपए की लागत से बन रहा 2 लेन का स्टील पुल अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। मेला अधिकारी निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर वन क्षेत्र रेंज में खारा इलाके में हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान वन कर्मियों ने लहूलुहान हाथी का शव जमीन पर पड़ा देखा। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय रेंजर विनय राठी और उप प्रभारी वनाधिकारी पूनम कथौला चिकित्सा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग के वेटनरी डॉक्टर अमित दयानी के अनुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद विभागीय गाइडलाइन के तहत हाथी के शव को मौके पर ही दफनाया गया। एसडीओ पूनम कथौली के अनुसार 2 हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए, जो कल की घटना है ये तो बिल्कुल वन क्षेत्र के अंदर की घटना है और वन क्षेत्र में हाथियों के अलावा अन्य वन्यजीव भी हैं जिनकी आपस में अक्सर इस तरह के स्ट्रगल होते रहते हैं, उसके चलते ये मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त जो है हाथियों की, क्योंकि अच्छी खासी डेंसिटी यहाँ पर है हरिद्वार क्षेत्र में, और हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो राजा जी नेशनल पार्क है, ये जो है आबादी क्षेत्र के काफ़ी करीब होने के कारण यहाँ पर हाथियों का आवागमन रहता है। स्टाफ के द्वारा भी निरंतर गश्त की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, फिर भी कभी-कभार ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं जो कि हम भी नहीं चाहते, या विभाग की ओर से भी प्रयास रहता है कि इस तरह की घटनाएँ ना हो, फिर भी कभी इस तरह की घटनाएँ भी सामने आ जाती हैं। तो वहीं ऊना के पास हिमाचल रोडवेज बस सड़क हादसे का शिकार हुई। बस में सवार 36 यात्रियों में 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 29 आपको बता दें घायल हुए। हादसा तब हुआ जब बारिश से कमजोर पुश्ता ढह गया और बस खाई में गिर गई, जबकि बस और ट्रक आमने सामने थे। परिवहन विभाग ने अब क्रैश बैरियर, चेतावनी बोर्ड और स्पीड लिमिट लगाने के निर्देश दिए। हादसे में मदद करने वाले 14 नेक राहगीरों को सम्मानित कर 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। हादसा हुआ और बहुत हिमाचल परिवहन की ये बस थी, यूटीसी हिमाचल रोडवेज की ये बस थी, जो कि हिमाचल से पौंटा जा रही थी। और हमारा जो उत्तराखंड का जो एरिया था 120 किलोमीटर का लगभग इसने कवर करना था। ऊना के पास ये दुर्घटना हुई थी। टोटल बस में जो सवारियां थी वो 36 सवारियां थी, जिसमें से कि 3 लोगों की, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष थे। 3 मृतक उसी समय जिनकी डेथ हो गई थी और 29 लोग घायल हो गए थे। बाकी जो लोग थे 4 लोग चले गए थे, वो घायल नहीं थे। तो हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी, जिसमें कि जो हमारे एआरटीओ प्रवर्तन है अनिल नेगी जी, और साथ में जो हमारे टेक्निकल हैं आरआई प्रवीण कुमार, वो भी दोनों को हमने टीम को वहाँ भेजा था। उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे या फिर जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात भी की, ड्राइवर से भी बात किया। तो जो प्रथम दृष्टया दिखा था वो ये था कि वहाँ पे शायद एक ट्रक और बस आमने-सामने थी, ये वाली बस और ट्रक। और उस केस में पास देने के चक्कर में बस को थोड़ा-सा रिवर्स किया गया, तो जो पुश्ता था वो ढह गया। बारिश-वारिश की वजह से शायद वो कच्चा था और जिस वजह से बस खाई में गिर गई। तो ये प्रथम दृष्टया समझ में आया था। तो
हालांकि इसकी मजिस्ट्रेट जो जांच है वो एसडीएम विकास नगर द्वारा की जा रही है, तो तथ्य पूरे तभी सामने आएंगे कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि हमें लगा कि रोड पर कुछ सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए, हालांकि इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था, तो अभी वहाँ पर 1.5 किलोमीटर में लगभग क्रैश बैरियर लगाने के लिए और तीव्र मोड़ का बोर्ड लगाने के लिए और स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर वहाँ पर है। तो वो ये तीनों बोर्ड लगाने के लिए और क्रैश बैरियर्स के लिए हमने अभी पीडब्ल्यूडी को कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इन जो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।